भारत की 50% समस्याओं का मूल कारण है घटिया कानून और सड़ी हुई न्याय व्यवस्था। चीन, जापान, सिंगापुर और भारत में केवल इतना ही अंतर मैंने पहले कहा था। यहां राम मंदिर है, वहां राम नीति है। यहां कृष्ण मंदिर है, वहां कृष्ण नीति है। और राम नीति, कृष्ण नीति क्या कहती है? मानव का मानवाधिकार और दानव को कठोर दंड। सठे साठ्यम समाचार। भारत में प्रतिवर्ष भ्रष्टाचार के कारण लगभग 2 लाख लोगों की अकाल मौत होती है, इनडायरेक्टली होती है। प्रतिवर्ष 2 लाख लोग करप्शन के कारण मर रहे हैं। डिप्रेशन में आके मर रहे हैं, एंजाइटी में आके मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन उसका रूट काज कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। चीन में भ्रष्टाचारियों को फांसी देने के लिए कानून है। आज तक किसी भारत के 5000 सांसदों विधायकों में से किसी एक सांसद विधायक ने संसद में खड़े होकर कहा या विधानसभा में खड़े होकर कहा कि जैसा चीन में कानून है भ्रष्टाचार खिलाफ, वैसा कानून भारत में बनाओ, भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और साल भर के अंदर इनको फांसी देने के लिए कानून बनाओ। ऐसा किसी ने बोला क्या? जोर से बताओ। बस वेतन भत्ता ले रहे हैं, गाड़ी बंगला ले रहे हैं, फ्री एयर टिकट, फ्री रेल टिकट, और आपको केवल भाषण सुना रहे हैं और आप भाषण में मस्त हैं। अपना दिमाग आप लगाते नहीं है, वो आपको केवल भाषण अच्छा लग रहा है, भाषण सुनाए जा रहे। जिसलिए सब कुछ मिलता है वो काम हो ही नहीं रहा। भारत का संविधान कहता है भ्रष्टाचार खत्म करो। चीन में भ्रष्टाचारियों को फांसी देने के लिए कानून है, संविधान की शपथ लिया हुआ है, फिर भी संसद विधानसभा में इस पर कोई चर्चा ही नहीं होती। भारत में फर्जी शिकायत, फर्जी गवाही, फर्जी जांच, फर्जी एफिडेविट से परेशान होकर लोग आत्महत्या कर रहे। अभी मेरी लेटेस्ट पीआईएलसी फर्जीवाड़े के ऊपर है। जो लोग हमसे जुड़े होंगे उनको पता होगा। मतलब झगड़ा जमीन का हो रहा है, उसमें केस कोई और ने लग गया। मकान मालिक ने बोला किराया दे दो और फर्जी केस लगा दिया। बोला भैया खेत में बटाई पे खाली कर दो, अब हम खुद ही अपना जोतेंगे, फर्जी केस लगा दिया। झगड़ा हुआ पति पत्नी में, नंद नंदोई, जेठ जेठानी, देवर देवरानी, सास ससुर सबको जेल भिजवा दिया। तमाशा कर रखा है। क्यों? क्योंकि भारत में झूठ बोलना अपराध नहीं है। भारत में झूठा एफआईआर करना कोई सीरियस क्राइम नहीं है। भारत में झूठा एफआईआर करने वालों को, झूठी जांच करने वालों को, झूठी गवाही देने वालों को, झूठा एफिडेविट फाइल करने वालों को, झूठा एविडेंस देने वालों को सजा ही नहीं होती। जब सजा नहीं होती, भय बिन होए न प्रीत, भय है ही नहीं है, दंड मिल नहीं रहा, कोई खौफ नहीं है, फर्जीवाड़ा किए जा रहे। अभी उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक श्रीवास्तव परिवार में पैसा दिया था, बोले पैसा वापस दे दो, फर्जी केस लगवा दिया, परिवार के तीनों सदस्यों ने आत्महत्या कर लिया। अभी पिछले सप्ताह हरियाणा में रेवाड़ी में एक यादव परिवार था, खेत का झगड़ा हुआ, फर्जी केस लगा दिया। उस यादव परिवार का जो मुखिया था बेचारा खेत में वही पेड़ के नीचे जाके फांसी लगा के मर लिया। इस अकाल मौत के लिए कौन जिम्मेदार है? जोर से बताइए। हम जिम्मेदार हैं? आप जिम्मेदार हैं क्या? इस अकाल मौत के लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने संविधान की शपथ लिया है और ये कहा है हम संविधान के अनुसार भारत में अच्छे नियम कानून बनाएंगे। अपना काम न करना भी देश के साथ देशद्रोह है। जिस चीज के लिए शपथ लिया वो कार्य न करना ये देशद्रोह है। अगर ड्राइवर वेतन लेता, ठीक से गाड़ी नहीं चलाता, ये गद्दारी है। अगर डॉक्टर फीस लेता है, ठीक से दवाई नहीं दे रहा, ये गद्दारी है। अगर मिस्त्री पैसा ले रहा है, ठीक से आपका घर नहीं बना रहा है, ये गद्दारी है। वैसे सांसद विधायक वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला, फ्री एयर टिकट, फ्री रेल टिकट सब कुछ ले रहे, लेकिन संविधान की भावना के अनुसार अगर ठीक से कानून नहीं बना रहे, ये देश के साथ गद्दारी है। अपना घर बनाना होगा, 10 आर्किटेक्ट से बात करेंगे। अपना घर बनाना होगा, 10 लोगों का घर देखेंगे। और जब देश के लिए कानून बनाना होगा तब 10 देशों का कानून नहीं देखेंगे कि चीन में क्या चल रहा है, जापान में क्या
लेकिन जगाना पड़ेगा। आज तक संसद विधानसभा में 5000 सांसदों और विधायकों में से किसी एक सांसद विधायक ने खड़े होकर बोला कि जो झूठी शिकायत करते हैं, जो झूठी जांच करते हैं, जो झूठी गवाही देते हैं, जो झूठा एफिडेविट फाइल करते हैं, जो झूठा एविडेंस फाइल करते हैं, ऐसे लोगों को भी 10 से 20 साल सजा मिलना चाहिए। किसी ने मांग किया क्या? जोर से बताइए जरा। लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लोग मरे जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, केवल बतौलेबाजी हो रही है। कोई समाजवाद की बात कर रहा है, कोई लोहियावाद की बात कर रहा है, कोई अंबेडकरवाद की बात कर रहा है, कोई पेरियारवाद की बात कर रहा है, कोई गांधीवाद की बात कर रहा है, कोई नेहरूवाद की बात कर रहा है। दुनिया भर की भाषणबाजी, तू में आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, तू चोर मैं सिपाही, बतौलेबाजी चल रही है। इससे देश ठीक होगा क्या? जोर से बताइए जरा। जगाइए, आपको जागना पड़ेगा और आपको जगाना पड़ेगा। कोई समस्या लाइलाज नहीं है, कोई समस्या विश्वव्यापी नहीं है, लेकिन तू मैं करने से, आरोप प्रत्यारोप करने से, नूरा कुश्ती करने से कोई समस्या ठीक नहीं होगी। समाधान मैंने पहले ही बताया, 80% समस्या का समाधान संसद विधानसभा में है, 20% समस्या का समाधान सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। दुनिया में सबसे ज्यादा नशे के कारोबार भारत में हो रहा है। 1 लाख करोड़ का नशे का कारोबार हो रहा है। 10 करोड़ लोग नशेड़ी हो चुके हैं। नशे की हालत यह है, आपके घर में ऑनलाइन डिलीवरी हो रही है। अब तो ऐसी वेबसाइट बन गई है, वो पिज्जा मंगाओ, पिज्जे के साथ गांजा आ रहा है, समोसा मंगाओ, समोसे के साथ वो अफीम आ रही है। खान पान की वस्तुओं के साथ चरस, गांजा, अफीम, कोकीन घर पहुंच रही है। सिंगापुर में नशा तस्करों को फांसी होती है। आप मुझे बताइए, जो ड्रग बेच के, ड्रग बना के, जो ड्रग डीलर हैं, जो ड्रग स्मगलर हैं, जो ड्रग पेडलर हैं, इनको फांसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इससे हमारा धन भी बर्बाद हो रहा है, हमारा धर्म भी बर्बाद हो रहा है, हमारी यंग जनरेशन बर्बाद हो रही है। एक ही 1-2 बच्चे हैं, वो नशेड़ी हो जा रहे हैं, पूरा वंश बर्बाद हो जा रहा है। नशे के कारण नपुंसकता बढ़ रही है, ड्रग के कारण लड़कियों में बाजपन बढ़ रहा है, इतनी समस्याएं हो रही है, और सिंगापुर में ड्रग स्मगलर को फांसी होती है। 5000 सांसद विधायक हैं जिन्होंने संविधान की शपथ लिया है, हम भारत को नशा मुक्त बनाएंगे। आर्टिकल 47 इसी में लिखा हुआ है, भारत को नशा मुक्त बनाना है। 5000 सांसद विधायक में से किसी एक सांसद विधायक ने संसद विधानसभा में खड़े होकर बोला कि नशा तस्करों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और साल भर के अंदर इनको फांसी देने के लिए कानून बनना चाहिए। किसी ने बोला क्या? नहीं बोला तो नशा नहीं खत्म होगा। नशा खत्म नहीं होगा तो आप खत्म हो जाएंगे, आप नहीं खत्म होंगे, आपकी अगली जनरेशन खत्म हो जाएगी। 2 लाख लोग साल में रोड एक्सीडेंट से मर रहे हैं, और रोड एक्सीडेंट का मूल कारण है भ्रष्टाचार और जनसंख्या विस्फोट। या तो लोग भीड़ के कारण मर रहे हैं, या तो सड़क में गड्ढे के कारण मर रहे हैं। भीड़ तब रुकेगी जब जनसंख्या नियंत्रण कानून बनेगा, और गड्ढा तब बंद होगा जब भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून बनेगा। चीन में भ्रष्टाचारियों को फांसी होती है। अगर हम भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून बना दें तो भारत में भी रोड एक्सीडेंट कम हो जाएगा, क्योंकि भारत का जानते हैं सिस्टम क्या है? यहां तो करप्शन बाय डिजाइन है। चीन में एक ठेका होता है, वही ठेकेदार सड़क भी बनाएगा, वही ठेकेदार सड़क के बगल में नाली भी बनाएगा, वही ठेकेदार सड़क का ड्रेन सिस्टम भी ठीक करेगा, वही सड़क ठेकेदार 3 साल तक मेंटेनेंस भी देखेगा, वही सड़क का ठेकेदार देखता रहेगा पानी न लगने पाए। और भारत में करप्शन बाय डिजाइन है। पहले एक ठेका होगा, सड़क बनेगी, फिर एक वहां पानी लगेगा, सड़क टूटेगी, दोबारा ठेका होगा सड़क रिपेयर करने के लिए, फिर पानी लगेगा, फिर सड़क टूटेगी, फिर तीसरा ठेका होगा सड़क के बगल नाली बनाने के लिए, नाली बनेगी लेकिन ठीक से नहीं बनेगी, नाली का निकास नहीं होगा, फिर चौथा ठेका होगा नाली को ठीक करने के लिए, फिर नाली बनेगी। तो अगले 10 साल तक ठेका 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 पे ठेका, ठेका पे ठेका। जानते हैं क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा ठेका उतना ज्यादा कमीशन। 2 लाख लोग मर रहे। भारत का संविधान कहता है भ्रष्टाचार खत्म करो। दुनिया के कई देशों ने, चीन, जापान, सिंगापुर ने भ्रष्टाचार को खत्म करके दिखा दिया, और भारत में भ्रष्टाचार के ऊपर तू मैं, आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी, तू चोर मैं सिपाही हो रहा है।
किसी सांसद विधायक ने 5000 सांसदों विधायकों में से एक सांसद विधायक ने कभी संसद विधानसभा में खड़े होकर बोला कि जब चीन में भ्रष्टाचारियों को फांसी देने के लिए कानून बन सकता है, हमको भी विश्व गुरु बनना है, हमको भी चीन जैसी विश्व महाशक्ति बनना है, हम चीन जैसा कानून क्यों नहीं बनाना चाहिए? किसी ने डिमांड किया क्या? जोर से बताइए। तो जब कानून नहीं बदलेगा तो कुछ नहीं बदलेगा। याद रखिए, धर्म की जय करने से अधर्म का नाश नहीं होता, अधर्म का नाश करने से धर्म की जय होती है। और जब गांव में बहुत जय होती है, जमीन अधर्म का नाश नहीं होगा तब तक भारत का कल्याण नहीं हो सकता। 15 लाख लोगों का हाथ पैर टूटता है किसमें? जमीन विवाद में। और इसमें से 2 लाख लोगों की मौत हो जाती है जमीन विवाद में। 2 लाख लोगों की मौत का मतलब 2 लाख बहन बेटियां विधवा हो जाती हैं जमीन विवाद में। और जानते हैं भारत में इतना जमीन विवाद क्यों है? और चीन, जापान, सिंगापुर में जमीन विवाद क्यों नहीं है? क्योंकि भारत में जमीन पे कब्जा करना कोई अपराध नहीं है। 100 रुपए चोरी हो जाए तो एफआईआर हो सकती है। आपके 100 बीघे जमीन पे कोई कब्जा कर ले, आप एफआईआर नहीं करा सकते। आपको कोर्ट में केवल मुकदमा लड़ना पड़ेगा और मुकदमे में जीत जाएंगे तो जमीन छोड़ना पड़ेगा, बस, और कुछ नहीं होगा। जिसने आपके 20-25 साल तक आपकी जमीन पे कब्जा करके रखा उसको कोई सजा वजा नहीं होगी। भारत में घर पे कब्जा करना, जमीन पे कब्जा करना, पब्लिक प्रॉपर्टी पे कब्जा करना, सड़क पे कब्जा करना, जंगल पे कब्जा करना, नदियों पे कब्जा करना, ये कोई अपराध नहीं है। चीन, जापान, सिंगापुर में जमीन विवाद सीरियस क्राइम है, इसलिए वहां कोई न जंगल पे कब्जा करता है, न नदी पे कब्जा करता है, न नाले पे कब्जा करता है, न बस अड्डे पे कब्जा करता है, वहां न रेलवे की जमीन पे कोई कब्जा करता है। और यहाँ कब्जा होता रहता है। जब 100-200 बीघे जमीन पे कब्जा हो जाएगा, फिर कोई एक जगह थोड़ा सा उसको झुग्गी हटा के और उसमें बढ़िया अपना वीडियो बनवा के वायरल करा देंगे, देखो जी हम तो कब्जा हटा रहे। अरे वास्तव में अगर कब्जा हटाना है तो कानून बनाओ कि अगर कोई व्यक्ति जमीन पे कब्जा करेगा, मकान पे कब्जा करेगा, खेत खलिहान पे कब्जा करेगा, दूसरे की दुकान पे कब्जा करेगा, दूसरे के मकान पे कब्जा करेगा, पब्लिक लैंड के ऊपर कब्जा करेगा, और ये अगर कंफर्म हो गया कि कब्जा अवैध तरीके से किया गया था तो उसको सजा होगी। हमारे देश में कानून कितना सड़ा हुआ है। मथुरा, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि, वहां एक विद्या देवी थी। विद्या देवी के भाई नहीं था तो विद्या देवी के माता पिता 15 बीघे जमीन विद्या देवी को दान करके चले गए। माता पिता मर गए 75 में। बड़े ध्यान से सुनना, क्या इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हमारे सड़े हुए कानून देखो जरा कैसे हैं। 1975 में विद्या देवी के माता पिता अपनी 15 बीघे जमीन विद्या देवी को देके चले गए, ये दुनिया छोड़ के चले गए। 1995 में, यानी उनके मरने के 20 साल के बाद, विद्या देवी के माता पिता कागजों में जिंदा हो गए। और विद्या देवी जो 2025 में मरी है, वो 1995 में, यानी मरने के 30 साल पहले कागजों में मर गई। अब विद्या देवी मर गई और विद्या देवी के माता पिता जिंदा हो गए, तो उनकी 15 बीघे जमीन कहां जाएगी? कोई लिखवा लिया। इतना शर्मनाक तो चलो फिर भी ठीक था, इससे ज्यादा शर्मनाक यह है कि 1995 से लेके 2025 तक विद्या देवी कोर्ट में यह मुकदमा लड़ती रही, मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं, लेकिन जिंदा साबित नहीं कर पाई। और 2025 में वो भी मर गई। क्यों? क्योंकि फर्जी कागज बनवाना कोई अपराध नहीं है, फर्जी वसीयत बनवाना कोई सीरियस क्राइम नहीं है, फर्जी विरासत बनवाना कोई सीरियस क्राइम नहीं है, फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनवाना कोई सीरियस क्राइम नहीं है, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना कोई सीरियस क्राइम नहीं है, कुछ भी कागज बनवा लो, फर्जी मार्कशीट बनवाना कोई सीरियस क्राइम नहीं है। आए दिन देखो फर्जी कागज बनवा के लोग वो टीचर बन जाते हैं, क्या क्या बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि फर्जी कागज बनवाना कोई क्राइम नहीं है। ऐसे सड़े हुए कानून से भारत सुरक्षित हो सकता है क्या? जोर से बताइए जरा। भारत में जो साल में 2 लाख जमीन विवाद हो रहे हैं, जो 2 लाख लोगों की मौत हो रही है, कभी इस विषय पे 5000 सांसदों विधायकों ने संसद में, विधानसभा में खड़े होकर बोला, हाँ एक कानून बनाओ जो फर्जी कागज बनवाएगा, फर्जी वसीयत बनवाएगा, फर्जी राशन कार्ड बनवाएगा, फर्जी आधार बनवाएगा, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएगा, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाएगा, फर्जी पासपोर्ट बनवाएगा, फर्जी विल डीड बनवाएगा, फर्जी वसीयत बनवाएगा, फर्जी कोई भी डॉक्यूमेंट बनवाएगा, उसके ऊपर कम से कम 10 लाख रुपए जुर्माना होगा, उसको 10 साल की सजा होगा। 5000 सांसदों विधायकों में से किसी एक सांसद विधायक ने बोला क्या? जोर से बोलो। जब नहीं कानून बनेगा तो कुछ नहीं बदलेगा, कुछ परिवर्तन नहीं आएगा। याद रखिए, समाज बदलने से व्यवस्था बदलती है, यह सच है, लेकिन समाज बदलने से व्यवस्था बदलने में 1000 साल लगता है। व्यवस्था बदलने से समाज बदलता है, यह फास्ट ट्रैक होता है।
क्योंकि वही व्यक्ति जब ट्रेन में चलता है मूंगफली खा के फेंकता है, व्यक्ति वही है। जब सिंपल ट्रेन में चलेगा मूंगफली खा खा के फेंकेगा, जब मेट्रो में चलेगा तो पानी भी नहीं पिएगा, और एयरपोर्ट पे जाएगा तो मे आई टेक इट, बड़े इज्जत के साथ पूछ पूछ के पानी पीता है। क्या बदला? व्यक्ति तो वही है, व्यवहार तो वही है, बदला क्या? सिस्टम। सिस्टम बदलने से समाज बदलता है, समाज बदलने से सिस्टम बदलने में बहुत टाइम लगता है। इतना अपने पास टाइम नहीं है। अगर फास्ट ट्रैक काम करना है, जल्दी से काम करना है, सिस्टम बदलना पड़ेगा, तब जाके व्यवस्था, तब समाज बदलेगा। 2 लाख लोग मिलावटखोरी के साल में मर जा रहे हैं, नकली दवा खा के, नकली जूस पी के, नकली सब्जी खा के, नकली दूध पी के, नकली पनीर खा के, नकली जूस पी के, सब कुछ मिलावटी मिलावटी मिलावटी। और कानून कितना सड़ा हुआ है, किसी को गोली मार दो तब तो आजीवन कारावास, और उसको यूरिया वाला दूध पिला पिला के 3 साल में मारो तो कोई सजा ही नहीं। ऐसे तो है। आप मिलावटखोरी कारण मरेंगे 4 साल 5 साल के बाद, कुछ नहीं होगा। वो दूध पिला के गया, नकली दूध पिला पिला के, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। 2 लाख लोगों की साल में मौत हो रही है। भारत में आतंकवाद है, अलगाववाद है, जिहाद है, मजहबी उन्माद है, पत्थरबाजी है, लब जिहाद भी है, धर्मांतरण जिहाद भी है, घुसपैठ जिहाद भी है, अनेकों अनेक लिस्ट बनाएंगे, बहुत लंबी हो जाएगी। इसमें से कौन सी समस्या चीन में है, जरा मुझे बताओ। इसमें से कोई एक समस्या बताओ जो चीन में है। क्या चीन में जिनपिंग डंडा लेके घूमते रहते हैं क्या, सड़क पे पेट्रोलिंग करते हैं क्या, जो समस्या ठीक है? जरा से बताओ जरा भैया। और चीन में जिनपिंग आए या कोई और आए, समस्या वहां नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि कानून परमानेंट होता है, सिस्टम परमानेंट होता है, व्यवस्था परमानेंट होती है। जापान में कोई प्रधानमंत्री बन जाए, कोई वहां जासूसी नहीं कर सकता, मक्कारी नहीं कर सकता, गद्दारी नहीं कर सकता। क्यों? सिस्टम बन चुका है। सिंगापुर में कोई प्रधानमंत्री हो जाए, वहां ड्रग ले जाने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी। एक को गलतफहमी हो गई थी, प्रधानमंत्री चला गया, कोई बात नहीं, अब चल के गांजा बेचते हैं। 900 ग्राम गांजा लेके गया था, 6 महीने के अंदर उठा के फांसी दे दिया। अब दोबारा कोई गांजा लेके नहीं जाएगा। गलतफहमी थी, प्रधानमंत्री बदल गया, चलो गांजा बेच ले। आतंकवाद से बड़ा खतरा है लब जिहाद। अच्छी तरीके से सोचिए, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आतंकवाद से बड़ा खतरा है लब जिहाद। आतंकवादी तो जिनको मारते हैं केवल उतने लोग कम होते हैं। आतंकवादियों ने 26 लोगों को मारा तो 26 लोग कम हो गए, लेकिन लब जिहाद से 26 कम नहीं होते। लब जिहाद से 26 नए दुश्मनों की संख्या बढ़ती है, और फिर उनका परिवार बढ़ता है तो 26 परिवार की संख्या बढ़ती है, और परिवार जितना बढ़ता हो जाएगा दुश्मनों की संख्या उतनी बढ़ती जाएगी। अब आप मुझे बताओ, आतंकवाद ज्यादा खतरनाक है या लब जिहाद ज्यादा खतरनाक है? आतंकवाद से ज्यादा खतरनाक है धर्मांतरण, क्योंकि आतंकवादी जिनको गोली मारते हैं उतने लोगों की संख्या कम हुई। मान लो 5 लोगों को गोली मार दिया, 5 लोग कम हो गए। लेकिन अगर वही 5 कन्वर्ट हो जाए तो वो 5 अकेले कन्वर्ट नहीं होंगे, पूरे परिवार के साथ कन्वर्ट हो जाएंगे, और पूरे परिवार के साथ कन्वर्ट होंगे, फिर उनका परिवार बढ़ेगा। तो हिंदू कम नहीं हुआ, हिंदुओं के दुश्मनों की संख्या भी बढ़ गई। लब जिहाद से केवल हिंदू कम नहीं हो रहा, हिंदुओं के दुश्मनों की संख्या भी बढ़ रही है। आतंकवादियों को फांसी देने के लिए कानून है, लेकिन लब जिहाद धर्मांतरण वालों को कोई कानून ही नहीं, ढंग का कानून नहीं है। कानून बनाते समय यह भी नहीं देखते कि हम जो बना रहे हैं ये काम करेगा भी कि नहीं करेगा। अगर किसी 5 साल के बच्चे को बुखार है तो ठीक है, 200 mg की पैरासीटामॉल दे दिया, बुखार ठीक हो जाएगा। लेकिन 17 साल वाले को 200 mg का अगर आप देंगे पैरासीटामॉल, उसका बुखार उतरेगा क्या? जोर से बताइए। उसको कम से कम 500 mg देना पड़ेगा। और 22 साल वाले को बुखार है, उतना ही टेम्परेचर है, 100 डिग्री 5 साल के बच्चे को है, 100 डिग्री 15 साल के बच्चे को, और 100 डिग्री 25 साल के बच्चे को है। लेकिन गोली का आपको mg बढ़ाना पड़ेगा, नहीं बढ़ाना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। और नहीं बढ़ाएंगे तो बुखार उतरेगा क्या? नहीं उतरेगा। पता नहीं इतनी सी छोटी सी बात हमारे संविधान की शपथ लेने वालों को समझ में क्यों नहीं आ रही। अरे धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण होता है, धर्मांतरण से सोच बदलती है,
धर्मांतरण से विचार बदलता है, धर्मांतरण से त्योहार बदलता है, धर्मांतरण से वेशभूषा बदलती है, धर्मांतरण से संस्कार बदलता है, धर्मांतरण से दुश्मनों की संख्या बढ़ती है, धर्मांतरण के कारण केवल त्योहार नहीं बदलता, त्योहार पे पत्थरबाजी करने वालों की संख्या बढ़ती है, धर्मांतरण से केवल गणेश जी की पूजा करने वालों की संख्या नहीं कम होती है, बल्कि गणेश पूजा पंडाल पे पत्थर फेंकने वालों की संख्या बढ़ती है। जितना कुछ भारत में होता कौन कर रहा है? सारे एक्स हिंदू कर रहे। कसाब कौन था? एक्स हिंदू। अफजल गुरु कौन था? एक्स हिंदू। ये पुणे बेकरी कांड किसने किया? एक्स हिंदू। मुंबई में जो बम ब्लास्ट हुआ कौन किया? एक्स हिंदू। ट्रेन में बम ब्लास्ट कौन किया? एक्स हिंदू। आतंकवाद से बड़ा खतरा है लव जिहाद। अच्छी तरीके से सोचिए, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आतंकवाद से बड़ा खतरा है लव जिहाद। आतंकवादी तो जिनको मारते हैं केवल उतने लोग कम होते हैं। आतंकवादियों ने 26 लोगों को मारा तो 26 लोग कम हो गए, लेकिन लव जिहाद से 26 कम नहीं होते। लव जिहाद से 26 नए दुश्मनों की संख्या बढ़ती है और फिर उनका परिवार बढ़ता है तो 26 परिवार की संख्या बढ़ती है, और परिवार जितना बढ़ता हो जाएगा दुश्मनों की संख्या उतनी बढ़ती जाएगी। अब आप मुझे बताओ, आतंकवाद ज्यादा खतरनाक है या लव जिहाद ज्यादा खतरनाक है? आतंकवाद से ज्यादा खतरनाक है धर्मांतरण, क्योंकि आतंकवादी जिनको गोली मारते हैं उतने लोगों की संख्या कम हुई। मान लो 5 लोगों को गोली मार दिया, 5 लोग कम हो गए, लेकिन अगर वही 5 कन्वर्ट हो जाए तो वो 5 अकेले कन्वर्ट नहीं होंगे, पूरे परिवार के साथ कन्वर्ट हो जाएंगे, और पूरे परिवार के साथ कन्वर्ट होंगे, फिर उनका परिवार बढ़ेगा। तो हिंदू कम नहीं हुआ, हिंदुओं के दुश्मनों की संख्या भी बढ़ गई। लव जिहाद से केवल हिंदू कम नहीं हो रहा, हिंदुओं के दुश्मनों की संख्या भी बढ़ रही है। आतंकवादियों को फांसी देने के लिए कानून है, लेकिन लव जिहाद धर्मांतरण वालों को कोई कानून ही नहीं, ढंग का कानून नहीं है। कानून बनाते समय यह भी नहीं देखते कि हम जो बना रहे हैं ये काम करेगा भी कि नहीं करेगा। अगर किसी 5 साल के बच्चे को बुखार है तो ठीक है, 200 mg की पैरासीटामॉल दे दिया, बुखार ठीक हो जाएगा। लेकिन 17 साल वाले को 200 mg का अगर आप देंगे पैरासीटामॉल, उसका बुखार उतरेगा क्या? जोर से बताइए। उसको कम से कम 500 mg देना पड़ेगा। और 22 साल वाले को बुखार है, उतना ही टेम्परेचर है, 100 डिग्री 5 साल के बच्चे को है, 100 डिग्री 15 साल के बच्चे को, और 100 डिग्री 25 साल के बच्चे को है। लेकिन गोली का आपको mg बढ़ाना पड़ेगा, नहीं बढ़ाना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। और नहीं बढ़ाएंगे तो बुखार उतरेगा क्या? नहीं उतरेगा। पता नहीं इतनी सी छोटी सी बात हमारे संविधान के शपथ लेने वालों को समझ में क्यों नहीं आ रही। अरे धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण होता है, धर्मांतरण से सोच बदलती है, धर्मांतरण से विचार बदलता है, धर्मांतरण से त्योहार बदलता है, धर्मांतरण से वेशभूषा बदलती है, धर्मांतरण से संस्कार बदलता है, धर्मांतरण से दुश्मनों की संख्या बढ़ती है, धर्मांतरण के कारण केवल त्योहार नहीं बदलता, त्योहार पे पत्थरबाजी करने वालों की संख्या बढ़ती है, धर्मांतरण से केवल गणेश जी की पूजा करने वालों की संख्या नहीं कम होती है, बल्कि गणेश पूजा पंडाल पे पत्थर फेंकने वालों की संख्या बढ़ती है। जितना कुछ भारत में होता कौन कर रहा है? सारे एक्स हिंदू कर रहे। कसाब कौन था? एक्स हिंदू। अफजल गुरु कौन था? एक्स हिंदू। ये पुणे बेकरी कांड किसने किया? एक्स हिंदू। मुंबई में जो बम ब्लास्ट हुआ कौन किया? एक्स हिंदू। ट्रेन में बम ब्लास्ट कौन किया? एक्स हिंदू। कश्मीर में नरसंहार किसने किया? एक्स हिंदू। सारे एक्स हिंदू ही तो हैं, सारे कन्वर्टेड हिंदू तो हैं, और फिर भी कन्वर्जन को लेकर कोई वो नहीं हो रहा। जिस महाराष्ट्र की भूमि से धर्मांतरण के खिलाफ इतना बड़ा युद्ध शुरू हुआ, जिस धर्मांतरण को रोकने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज इतना बड़ा बलिदान कर दिया, उस महाराष्ट्र में धर्मांतरण कराने वालों की प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और उनको 10 से 20 साल की सजा देने के लिए कानून बना। क्या? जोर से बताइए जरा। अभी एक बना है, ऐसे लगता है कि नई बोतल में पुरानी शराब है हो। ऐसा कानून तो 50 साल पहले उड़ीसा में बना था। कानून बनाते समय यह भी नहीं देखा कि छत्तीसगढ़ में कैसा कानून बना और राजस्थान में कैसा कानून बना है। ऐसे लगता है एसी के कमरे में बैठे बैठे कानून बना दिया। कम से कम राजस्थान वालों ने आजीवन कारावास की सजा और 25 लाख रुपए का जुर्माना रखा हुआ है। छत्तीसगढ़ वालों ने आजीवन कारावास और 25 लाख रुपए जुर्माना रखा हुआ है। अरे भैया, जहां एक परिवार को कन्वर्ट करने पे 10 से 15 लाख मिल रहे हैं,
साल में अगर उसने 10 परिवार कन्वर्ट कर लिया, 1 करोड़ रुपए कमा लेता है वो, उसके ऊपर 5 लाख रुपए जुर्माना पे कोई असर पड़ेगा क्या उसके? जोर से बताइए जरा। प्रॉपर्टी जब्त करने का कोई प्रावधान नहीं रखा, आजीवन कारावास का कोई प्रावधान नहीं रखा, फास्ट ट्रैक कोई कोर्ट नहीं बनाया, मुकदमा सालों साल चलता रहेगा। अगर उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं किया कि हाँ लफ्ज़ जहां धर्मांतरण करेंगे साल भर के अंदर सजा मिलेगी, तो खौफ कैसे पैदा हो? मैं कहता हूं अभी 5 लाख बहन बेटियां साल में गायब हो रही हैं। 5 लाख में से 3.5 लाख नहीं मिलती हैं, 1.5 लाख मिलती हैं, 3.5 लाख नहीं मिलती हैं। इसका मतलब प्रतिदिन 1000 बेटियां लफ्ज़ जहाद का शिकार हो रही हैं। प्रतिदिन 1500 परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है। एक परिवार में 7 आदमी मान के चलिए तो प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। एक दिन में 10,000 का मतलब साल में 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। आतंकवाद से इतने हिंदू कम होते हैं क्या? जोर से बताइए जरा। अरे आतंकवादी तो 10, 20, 50 को मारते हैं, उससे कई गुना, हजारों गुना ज्यादा लफ्ज़ जहाद धर्मांतरण में हिंदू कम हो रहे। आतंकवाद से बड़ा खतरा हमारे लिए लफ्ज़ जहाद धर्मांतरण है। इसलिए अपने सांसद विधायक को पकड़िए और उनसे कहिए हमें कुछ नहीं चाहिए, ये सड़क वड़क छोड़ दो, एयरपोर्ट छोड़ दो, बाकी सब छोड़ो, हाईवे एक्सप्रेस में छोड़ दो, नहीं चाहिए, बहुत हो गया हमारे पास। जाओ संसद और विधानसभा में खड़े होकर आवाज उठाओ कि जो लफ्ज़ जहाद करे, जो धर्मांतरण कराए, ऐसे लोगों की नागरिकता खत्म होनी चाहिए, इनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त होनी चाहिए और इनको साल भर के अंदर आजीवन कारावास की सजा मिलनी चाहिए। जब तक ये व्यवस्था नहीं होगी तब तक चीजें बदलेगी नहीं। भारत में 5 करोड़ घुसपैठी आके बैठे हुए, आपके पुणे में भी घुसपैठी है, आपके सोलापुर में भी घुसपैठी है, आपके मुंबई में घुसपैठी है, आपके नागपुर में घुसपैठी है। महाराष्ट्र का कोई एक जिला बताइए जहां घुसपैठी नहीं है। आखिर इतने घुसपैठिए हैं और सरकार बदलने पर इनको पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2-4 घुसपैठियों को पकड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। मक्खी कैसे पकड़ी जाती जरा बताइए। जैसे आपके घर में पूरी मक्खियां हैं, वहां एक एक मक्खी पकड़ना होता है या एक मक्खी को मारो बाकी मक्खी अपने आप भाग जाएंगी? क्या करना होता है? जोर से बताओ। एक को मारो बाकी अपने भाग जाएंगे। अरे एक घुसपैठियों को पकड़ो, उसका नार्को पॉलीग्राफ मैपिंग टेस्ट करो, टेस्ट करके उससे पूछो तुम्हारा आधार किसने बनवाया, तुम्हारा राशन कार्ड किसने बनवाया, तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस किसने बनाया, तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट किसने बनाया, तुम्हारा वोटर आईडी किसने बनाया। और जितने लोगों का नाम ले रहा है उनको पकड़ो और उनका नार्को पॉलीग्राफ मैपिंग टेस्ट करो और टेस्ट करके पूछो तूने कितने घुसपैठियों का आधार बनाया, तूने कितने घुसपैठियों का राशन कार्ड बनाया, तूने कितने घुसपैठियों का ड्राइविंग लाइसेंस बनाया, तूने कितने घुसपैठियों का बर्थ सर्टिफिकेट बनाया। फिर उन घुसपैठियों को पकड़ो, फिर उनसे पूछो तुम्हारा डॉक्यूमेंट किसने किसने क्या बनाया। पूरी चेन खुल जाएगी। लेकिन वो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भारत में नार्को पॉलीग्राफ मैपिंग कानून ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। अगर कोई करने की कोशिश करेगा कोर्ट खड़ी हो जाएगी, कोर्ट कहेगी पहले कानून दिखाओ, तुम्हारा कानून का है। भारत को सुरक्षित बनाना बहुत जरूरी है। जमीनों पे कब्जा हो रहा है, सड़क के किनारे मजहबी कुछ बना दिया, कब्जा हो गया। रेलवे लाइन किनारे कब्जा हो रहा है, नदियों किनारे कब्जा हो रहा है, पहाड़ियों किनारे कब्जा हो रहा है। क्यों? कब्जा करने वाले कोई अनपढ़ नहीं है, गंवार नहीं है। कब्जा करने वाले को बताया गया कि भारत में ऐसा कोई कानून ही नहीं है, तुम कब्जा कर लो, ज्यादा से ज्यादा ये होगा बुलडोजर आएगा, तुम्हारा वो निर्माण तोड़ दिया जाएगा, तुम्हें कोई सजा नहीं होने वाली है। उनको बताया गया तुम जाके जहां कब्जा करना है कब्जा कर लो, मैक्सिमम ये होगा टूटेगा, न तुम्हारे ऊपर 10-20 लाख की पेनाल्टी पड़ेगी, न तुम्हें 10-20 साल की सजा होगी। तो लो ठीक है, जब 100 निर्माण हो जाता है फिर जब बहुत जनता चिल्लाती है, प्रेशर करती है, एक निर्माण तोड़ दिया जाएगा, उसकी रील बनाई जाएगी, उसको वायरल किया जाएगा और यह दिखाया जाएगा हमने तो सब खाली करा लिया। इससे देश सुरक्षित नहीं होगा। एक बात याद रखिए, आज के नेता 25 साल के बाद आपका मठ मंदिर, आपका मकान दुकान, आपका खेत खलिहान, आपका उद्योग व्यापार बचाने नहीं आएंगे। लेकिन जिन नियम कानूनों की बात मैं कर रहा हूं, अगर ये लागू हो गए तो 25 साल छोड़िए, आपकी 25 पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी। ये मैं आपको गारंटी के देके जाता हूं। कहना बहुत कुछ है लेकिन टाइम बहुत हो गया है, इसलिए मैं अपनी बात अब खत्म करता हूं। एक बार आप लोग सब लोग खड़े हो जाएं और हमारे साथ पीछे पीछे बोले। उमेश कोल्हे को अमरावती में मारा था, खूब चर्चा हुई थी। कन्हैया लाल को उदयपुर में मारा था, उसके बाद कन्हैया लाल की उदयपुर फाइल भी बन गई, फिल्में बन रही है, धड़ाधड़ फिल्में बन रही है। बॉलीवुड वाले खूब पैसा भी कमा रहे हैं फिल्म दिखा दिखा के, आप इमोशनल भी हो रहे हैं।
लेकिन कोई समस्या कम हो रही है क्या? जोर से बोलो जरा। तो मैं अगले 1 घंटे में आपको समस्या का समाधान बताऊंगा, लेकिन न समस्या आप ठीक कर सकते हैं न मैं ठीक कर सकता हूं। समस्या ठीक होगी संसद और सुप्रीम कोर्ट में, 20% समस्या ठीक होगी सुप्रीम कोर्ट में, 80% समस्या ठीक होगी संसद में। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से मैं जिन समस्याओं को ठीक करवा सकता हूं वो कराने की कोशिश कर रहा हूं। कोई और आए कराए उसका भी स्वागत है, लेकिन 80% समस्या संसद से ठीक होगी तो आप केवल इतना कर सकते हैं, अपने अपने सांसद को जगा सकते हैं। अब समय आ चुका है, जागो हिंदू जागो, जागो हिंदू जागो नहीं, बल्कि जागो सांसद जागो, जागो विधायक जागो, जागो सरकार जागो कहने का। एक हफ्ते पहले नेपाल में एक सरकार बनी है। हम भी सोच रहे थे 35 साल का लड़का प्रधानमंत्री बन गया, गाना वाना गाता था, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। पहले उसने कैबिनेट की बैठक बुलाई है और उसने बोला है न नेपाल में कोई गुलामी का नाम होना चाहिए न गुलामी का निशान होना चाहिए। अब वहाँ किसी स्कूल का नाम ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज नहीं होगा, सारे स्कूलों का नाम तक अब वहाँ की नेपाल की भाषा में होगा, कोई विदेशी नाम होगा ही नहीं। एक हफ्ते पहले शपथ लिया है नेपाल के प्रधानमंत्री ने, उसने बोल दिया अब नेपाल में किसी भी विदेशी के नाम पे ना कोई सड़क होगा, ना मोहल्ला होगा, ना गली होगी, ना दुकान होगा, ना मकान होगा, कुछ भी नहीं होगा। गुलामी का नामो निशान मिटाना है। भारत में चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आपके पुणे में अंग्रेजों के नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां हैं कि नहीं है? आपके पुणे में, आपके महाराष्ट्र में उन वहशी दरिंदों के नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां हैं कि नहीं है? जिन वहशी दरिंदों ने हमारे पूर्वजों को मारा, हमारे पूर्वजों से टैक्स लिया, उन वहशी दरिंदों का हमारी माताओं बहनों ने कुएं में कूद के आत्महत्या किया, उन वहशी दरिंदों का हमारी माताओं बहनों ने जौहर किया, उन वहशी दरिंदों के नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां खत्म हो गई क्या? जोर से बताइए। कौन खत्म करेगा? हम आप खत्म कर सकते हैं क्या? जागो हिंदू जागो, जागो हिंदू जागो से सड़क मोहल्ले गलियों का नाम बदल सकता है क्या? नहीं। इसके लिए तो कानून बनाना पड़ेगा। और एक एक नाम क्यों बदलना? सीधे एक भारतीय नामकरण संहिता बनाए और एक झटके में पूरे भारत से गुलामी का नाम मिटा दे। ये बड़े शर्म की बात है, ये बड़े शर्म की बात है। वसी दरिंदे मुर्शिद खान ने हमारे कीर्तेश्वरी मंदिर को लूटा तोड़ा और उसको मुर्शिदाबाद बना दिया। मिर्जा ने हमारे विंध्याचल मंदिर को लूटा तोड़ा, उसको मिर्जापुर बना दिया। जौना खान ने जमदग्नीपुरम को जौनपुर बना दिया। मुजफ्फर खान ने विदेह को मुजफ्फरनगर बना दिया। होशियार खान ने विराट को होशियारपुर बना दिया। गाजी खान ने गजप्रस को गाजियाबाद बना दिया। फरीद खान ने तिलप्रस को फरीदाबाद बना दिया। फरूख खान ने पंचाल को फरुखाबाद बना दिया। मुराद खान ने रामगंगा नगर को मुरादाबाद बना दिया। बेगू खान ने अजाशत्रुनगर को बेगूसराय बना दिया। शरीफुद्दीन ने नालंदा बिहार को बिहार शरीफ बना दिया। दरभंगा खान ने द्वारबंगा को दरभंगा बना दिया। हाजी शमसुद्दीन ने हरिपुर को हाजीपुर बना दिया। जमाल खान ने सिंगजानी को जमालपुर बना दिया। अहमद शाह ने कर्णावती को अहमदाबाद बना दिया। बुरहान ने भगनापुर को बुरहानपुर बना दिया। हुसैन शाह ने नर्मदापुरम को होशंगाबाद बना दिया। अहमद शाह ने अंबिकापुर को अहमदनगर बना दिया। तुगलक ने देवगिरी को तुगलकाबाद बना दिया। उस्मान अली ने धारासी को उस्मानाबाद बना दिया। फरीद खान ने मोकलहार को फरीदकोट बना दिया। मुजफ्फर खान ने लक्ष्मीनगर को मुजफ्फरनगर बना दिया। शाहजहां ने गोमती नगर को शाहजहांपुर बना दिया। बख्तियार खिलजी ने नालंदा को बख्तियारपुर बना दिया। करीमुद्दीन ने करीमनगर बना दिया। महबूब खान ने महबूब नगर बना दिया। अली मीर जाफर ने अलीपुर बना दिया। भागनगर को हैदराबाद बना दिया। इंदौर को निजामाबाद बना दिया। भिटौरा को फतेहपुर बना दिया। हरिगढ़ को अलीगढ़ बना दिया। अंबिकानगर को अमरोहा बना दिया। आजमगढ़ को आजमगढ़ बना दिया। जसनौल को बाराबंकी बना दिया। गाजीपुर को गाजीपुर बना दिया। एक एक नाम बदलेंगे 1000 साल लगेगा, साल में 10 नाम बदलेंगे 100 साल लगेगा। ये समाधान नहीं है। समाधान है एक भारतीय नामकरण संहिता बनाई जाए, एक झटके में भारत से वैसी दरिंदों के नाम से गुलामी के नाम मिटा दिया जाए। भारत में कुल 5000 सांसद विधायक हैं और उन्होंने शपथ लिया है संविधान की। यह बहुत बड़ी भूल है कि लोगों के वोट से कोई सांसद विधायक बनता है। लोगों के वोट से आदमी जीतता है। कलेक्टर आपको सर्टिफिकेट भी दे दे जीतने का, तब भी आप सांसद विधायक नहीं कहलाएंगे। सांसद विधायक तब कहलाएंगे जब संसद में जाके या विधानसभा में जाके संविधान की शपथ ले लेंगे। नहीं तो आप 10 लाख वोट से जीत के आइए, संविधान की शपथ नहीं लेंगे, आप सांसद नहीं कहलाएंगे। जब तक आप संविधान की शपथ नहीं लेंगे, ना आपको वेतन मिलेगा, ना भत्ता मिलेगा, ना गाड़ी मिलेगा, ना बंगला मिलेगा, ना फ्री एयर टिकट मिलेगा, ना फ्री रेल टिकट मिलेगा। यानी जो कुछ मिलता है हमारे आपके टैक्स के पैसे से, वो संविधान की शपथ लेने के लिए मिलता है। और संविधान का प्रियम्बल का पहला शब्द है सोरिन। सोरिन का मतलब संप्रभु, संप्रभुता का मतलब गुलामी का नाम नहीं होना चाहिए।
5000 सांसदों में से किसी एक सांसद ने संसद में या एक विधायक ने विधानसभा में खड़े होकर कहा एक भारतीय नामकरण संहिता बनाओ और भारत से गुलामी का नामो निशान मिटाओ? बोला क्या? जोर से बोलिए जरा। इसका मतलब वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला ले रहे हैं, फ्री एयर टिकट, फ्री रेल टिकट ले रहे हैं, आजीवन पेंशन भी ले रहे हैं, लेकिन जो संविधान की शपथ लिया था जिस काम के लिए, वो संविधान का काम नहीं हो रहा है। ऐसे ही सांसदों विधायकों को जगाना है, तब हमारा आपका हिंदू सम्मेलन सफल होगा। वैसे दरिंदे आए, हमारे मठ मंदिर लूटा तोड़ा, हमारे पूर्वज परेशान थे, हमारे पूर्वज गुलाम थे, हमारे पूर्वज कुछ नहीं कर पा रहे थे, हमारे पूर्वज विवश थे। आज अगर आपके घर पे 4 गुंडे आके खड़े हो जाएं, आपका घर लूटे तोड़े, आपके घर में महिलाओं से व्यभिचार करें, महिलाओं की इज्जत से खिलवाड़ करें और जाते जाते आपके घर के सामने वाला मंदिर तोड़ के चले जाएं, और 2 पीढ़ी के बाद आप आजाद हो गए, आपके आने वाली नस्लों का, आपके आने वाले बच्चों का क्या काम है? पहला काम क्या है? घर को ठीक से बनवाना और सामने वाले मंदिर को बनवाना। या आपके बच्चों का यह काम है कि ठीक है, जो वहशी दरिंदे तोड़ के गए थे वो वैसे ही रहेगा? क्या काम है बताइए जरा जोर से। बनवाना। फिर मुगल चले गए, फिर मुगलों की निशानी क्यों चल रही है? अंग्रेज चले गए, अंग्रेजों की निशानी क्यों चल रही है? भारत का संविधान का प्रियम्बल एक बार उठा के पढ़िए, कहता है सोवरेन राष्ट्र बनाओ, संप्रभु राष्ट्र बनाओ। संप्रभुता का मतलब न गुलामी का नाम होना चाहिए, न गुलामी का निशान होना चाहिए। अब 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 27 मंदिरों को तोड़ के कुतुब मीनार बना दिया। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने सरस्वती मंदिर को तोड़ के भोजशाला में मस्जिद बना दिया। 1373 में सिकंदर शाह ने शिव मंदिर को तोड़ कर दीना मस्जिद बना दिया बंगाल में। 1377 में तुगलक ने अटाला देवी मंदिर को तोड़ के अटाला मस्जिद बना दिया। 1410 में अलाउद्दीन खिलजी ने रुद्रमहालय मंदिर को तोड़ के जामी मस्जिद बना दिया। 1528 में बाबर ने भगवान श्री राम के जन्म स्थान को तोड़ा, वहां तो अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बन गया। बोलिए जय श्री राम। 1572 में अहमद शाह अब्दाली ने भद्रकाली मंदिर को तोड़ के जामा मस्जिद बना दिया। 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ के ज्ञानवापी बना दिया। 1670 में औरंगजेब ने हमारे भगवान कृष्ण के मंदिर को तोड़, जन्म स्थान को तोड़ के वहां ईदगाह मस्जिद बना दिया। अब ये बताइए, आज हम मुगलों के गुलाम हैं या आजाद हैं? जोर से बताइए। अब हम स्वतंत्र हैं या मुगल हमारे ऊपर राज कर रहे हैं? अगर मुगल हमारे ऊपर राज नहीं कर रहे, हम स्वतंत्र हैं। मैं ये नहीं कहता कि जितने मठ मंदिर तोड़े गए एक साथ सबको इनको ले लिया जाए, लेकिन एक कानून बना के देश में ऐसे जितने मठ मंदिर हैं उनका सर्वे तो करा सकते हैं कि नहीं करा सकते? दूध का दूध, पानी का पानी करने के लिए एक एक मंदिरों की लड़ाई हम कब तक कोर्ट में लड़ते रहेंगे? अगर संसद में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बन सकता है कांग्रेस ने 1991 में बना के और कहा कि नहीं आप किसी मठ मंदिर को वापस नहीं ले सकते, तो क्या उस कानून को खत्म करके एक दूसरा कानून और नहीं बन सकता कि अब जितने भी विवादित मंदिर हैं सबका बाकायदा सैटेलाइट सर्वे होगा, सबकी कार्बन डेटिंग होगी, सबका बाकायदा टेस्ट करके हम पता करेंगे वास्तव में थे क्या? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जितना हमारे किताबों में लिखा है सारा दे दो, मैं तो कह रहा हूं वैज्ञानिक सर्वे करा लो। अगर आज हम चंद्रयान बना सकते हैं, मंगलयान बना सकते हैं, सूर्ययान बना सकते हैं, अग्नियान बना सकते हैं, ब्रह्मोस बना सकते हैं, अग्नि बना सकते हैं, परमाणु बम बना सकते हैं, हाइड्रोजन बम बना सकते हैं, तो इतनी टेक्नोलॉजी हमारे पास है कि हम काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला में जाके सर्वे करा के ये तो पता कर ले ये मंदिर था या मस्जिद था, ये तोड़ा गया या वास्तव में एज इट इज था। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? भारत के संविधान का आर्टिकल 49 कहता है एक भारतीय धरोहर संहिता बनाइए और भारत की जो धरोहरें हैं उनको सुरक्षित करिए। भारत का संविधान ये नहीं कहता कि आप मुगलों के काम को लीगलाइज करिए। भारत का संविधान कहता है ऐतिहासिक जो गलतियां हुई हैं उनको करेक्ट करिए। आर्टिकल 49 समाधान क्या है? एक एक मंदिर लेते रहेंगे लड़ लड़के कोर्ट के जरिए, तो राम मंदिर लेने में 150 साल लग गया कोर्ट के जरिए लेने में। 150 साल पहले मुकदमा शुरू हुआ, 150 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। अगर एक एक मंदिर लेंगे अगले 600 साल, 800, 1000 साल ऐसे निकल जाएंगे। तरीका क्या है? आर्टिकल 49 के अंतर्गत एक भारतीय धरोहर संहिता बनाई जाए और एक झटके में जहां पे भी विवादित स्थान है उनका सैटेलाइट सर्वे करा लिया जाए, टेक्नोलॉजी के जरिए सर्वे करा लिया जाए, ये चेक कर लिया जाए इसकी नींव कब बनी, इसकी दीवार कब बनी, इसका गुंबद कब बना, और जिसका है उसको दे दिया जाए, खत्म, विवाद खत्म। 5000 सांसदों विधायकों में से किसी एक सांसद विधायक ने संसद और विधानसभा में खड़े होके भारत में एक भारतीय धरोहर संहिता लागू करने की मांग किया? क्या? जोर से बोलिए। उन्हीं को जगाना। हम लोग जाग चुके हैं, अब उन्हीं को जगाना है। अब जागो हिंदू जागो नहीं, जागो विधायक जागो, जागो सांसद जागो, जागो सरकार जागो कहना है। अब जागो हिंदू जागो नहीं, जागो विधायक जागो,
जागो सांसद जागो, जागो सरकार जागो कहना। मुगलों के कारण रात में विवाह शुरू हुआ। हमारे देश में बाल विवाह नहीं होता था, मुगलों के कारण बाल विवाह शुरू हुआ। हमारे देश में घूंघट प्रथा थी ही नहीं, मुगलों के कारण शुरू हुई। इसलिए जहां जहां मुगलों का प्रभाव कम था वहां दिन में विवाह होता है, जहां मुगलों का प्रभाव ज्यादा था वहां रात में विवाह होता है। जहां मुगल रात उठा लेते थे बहन बेटियों को वहां बाल विवाह नहीं है, जहां बहन बेटियों को उठा लेते थे वहां बाल विवाह होता है। जहां बहन बेटियों को उठा लेते थे वहां घूंघट प्रथा है इज्जत बचाने के लिए, जहां नहीं उठाते थे वहां घूंघट नहीं है, सब आराम से सर खोल के और गजरा लगा के रखते हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना और महाराष्ट्र का भी आधा पार्ट ऐसे ही है। जहां छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों को रोक दिया उसके बाद वाले भारत की संस्कृति अलग है, और जहां इसके इधर वाली भारत की संस्कृति अलग है। इसके लिए बहुत बड़ा जो बलिदान दिया वो छत्रपति शिवाजी महाराज, उसके बाद धर्मवीर संभाजी महाराज ने दिया था। मुगलों ने यहां पे तलाके हसन शुरू किया, तलाके बाइन शुरू किया, तलाके किनाया शुरू किया। मुगलों ने यहाँ पे बाल विवाह, बहुविवाह, रात्रि विवाह शुरू किया। मुगलों का शुरू हुआ। मुगलों के कारण यहाँ चाची से निकाह, मामी से निकाह, मौसी से निकाह, बुआ से निकाह शुरू हुआ। मुगलों के कारण और भी कुरीतियाँ आई। अभी मुगल हैं कि चले गए, जोर से बताइए। तो जब मुगल चले गए तो मुगलों के साथ मुगलों की कुरीतियाँ चली जानी चाहिए, रुकनी चाहिए यहीं पे। आज तक मुगलों वाली कुरीतियाँ चल रही हैं। और जो हमारे 16 संस्कार की व्यवस्था थी वो 16 संस्कार कहीं स्कूल में पढ़ाया भी नहीं जाता। इतना वैज्ञानिक तरीके का 16 संस्कार था, चाहे वो गर्भाधान संस्कार था, चाहे वो यज्ञोपवीत संस्कार था, नामकरण संस्कार था, जनेऊ उपनयन संस्कार था, विवाह संस्कार था। आज की हालत क्या हो गई, विवाह में जाइए ऐसे लगता है कि शादी पंडित जी नहीं करा रहे हैं, शादी कैमरामैन करा रहा है। पंडित जी का कोई रोल ही नहीं बचा हुआ है। कहां जा रहे हैं हम? वो इवेंट मैनेजर तय करता है लड़के को कब झुकना है, लड़के को कब खड़ा होना है, लड़के को कब झुकना है, लड़के को कब खड़ा होना है। अगर यही स्थिति रही कुछ दिन के बाद 7 फेरे भी वो करा देंगे। एक भारत में भारतीय नामकरण संहिता की जरूरत है। गुलामी के नाम हटें, गुलामी के निशान हटें, उसके साथ साथ गुलामी से कुरीतियां और गुलामी की कुप्रथाएं खत्म हो। और भारत में और उसका समाधान एक ही है। एक एक कानून कब तक बदलेंगे, एक नियम कब तक बदलेंगे, कुरीतियां कब तक खत्म करेंगे, कुप्रथा कब खत्म करेंगे। सीधे एक भारतीय नागरिक संहिता बना के विदेश जितनी भी वहशी दरिंदों की कुरीतियां थी, कुप्रथाएं थी, उनको खत्म कर दिया जाए। और याद रखना, खत्म ऐसे नहीं होगी सिंपल कानून बनाने से, उसमें राम नीति लागू करना पड़ेगा, भय बिन होय न प्रीत, कृष्ण नीति लागू करना पड़ेगा, सठे साठम समाचरे। जो विदेशी कुरीति मानेगा, जो विदेशी कुप्रथा मानेगा, उसको कम से कम 10 से 20 साल की सजा का, दंड का प्रावधान रखना पड़ेगा, तब ये खत्म होगी। हमारा पड़ोसी है चीन, कितना आगे चला गया। वो भी गुलाम था, हम भी गुलाम थे। हम 47 में आजाद हुए, हमसे 2 साल के बाद आजाद हुआ, तो 49 में आजाद हुआ। जब मैं ये बात मैं कहता हूं, आधे लोग कहते रहे गुलाम था। हाँ गुलाम था वो, लेकिन लोगों को बताया नहीं उसने कि मैं गुलाम था। हम तो आज तक बता रहे। ये इतना बड़ा विद्यालय है, इसमें पढ़ा रहे होंगे हम बाबर के गुलाम थे, हम हुमायूं के गुलाम थे, हम तुगलक के गुलाम थे, हम गोरी के गुलाम थे, हम खिलजी के गुलाम थे। ये पढ़ाने वाली कोई चीज़ है क्या भैया? घर में आए आपको कोई डकैत आके, चोर डकैत मार मार के चला जाए, तो आपको अपने बच्चों को बताना चाहिए क्या? हाँ डकैत आया था, हमें मारा पीटा, हमारे पूर्वज को मारा पीटा। कोई पढ़ाने वाली बात है क्या? क्या शिक्षा व्यवस्था है यार? हमारे यहाँ राजाओं की कमी है क्या? हमारे यहाँ ऋषियों महर्षियों की कमी है क्या? एक से बढ़कर एक राजा, एक से महान चक्रवर्ती राजा, उनको नहीं पढ़ा रहे। वही बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी। ऐसे लगता है 12वीं शताब्दी के पहले पूरे भारत में केवल जंगल था और यहाँ पे केवल आदिमानव रहते थे, इंसान रहते नहीं थे। कुछ बताने के लिए है ही नहीं है। हमारे पूर्वज कहते थे न रहेगा बांस न बजेगी। वो पीछे वालों को लगता है ये कहानी पता नहीं है। न रहेगा बांस न बजेगी। अब आप इसी सिद्धांत को बाकी जगह लगाओ। बांस खत्म करो, बांसुरी अपने आप बंद। आज की डेट में मदरसा खुला इसलिए यमन अशांत है, मदरसे कारण कांगो अशांत है, मदरसे कारण ईरान अशांत है, मदरसे कारण इराक अशांत है, मदरसे कारण सूडान अशांत है, मदरसे के कारण इजिप्ट अशांत है, मदरसे के कारण सीरिया अशांत है, मदरसे कारण बांग्लादेश अशांत है, मदरसे कारण फिलीपींस अशांत है, मदरसे कारण सोमालिया अशांत है, मदरसे कारण पाकिस्तान अशांत है, मदरसे कारण नाइजीरिया अशांत है, मदरसे कारण तजाकिस्तान अशांत है, मदरसे कारण अफगानिस्तान अशांत है। गंधार शांत समृद्ध खुशहाल था, मदरसा बना
कंधार बन गया, अशांत है। कुंभा शांत समृद्ध खुशहाल था, मदरसा खुला, बाद में अशांत हो गया। कैकेय शांत समृद्ध खुशहाल था, जहां से माता कैकेयी आई थी, मदरसा खुलना शुरू हुआ, बाद में अशांत हो गया। बालिक शांत समृद्ध खुशहाल था, मदरसे खुलने शुरू हुए, अशांत हो गया। कंबोज शांत समृद्ध खुशहाल था, मदरसे खुलने हो गए, अशांत हो गया। सुवास्तु शांत समृद्ध खुशहाल था, मदरसा खुलना शुरू हुआ, अशांत हो गया। तक्षशिला शांत समृद्ध खुशहाल था, मदरसा खुलना अशांत हो गया। मुगल यहाँ 1000 मदरसे खोल के चले गए थे और संविधान की शपथ लेने वालों ने 3.5 लाख मदरसा और खुलवा दिया। मुगल कितना मदरसा खोल के गए थे? 1000। हमारे संविधान की शपथ लेने वाले मुगलों ने कितना मदरसा खुलवा दिया? 3.5 लाख। आपके लिए खतरा बढ़ रहा है कि घट रहा है? जोर से बताइए। चीन महान बन गया क्योंकि उसने हमारी भारत की शिक्षा व्यवस्था को लागू किया और मदरसा बंद कर दिया। इसलिए चीन कहां से कहां पहुंच गया और हम आज भी मुगलों का मदरसा नहीं बंद कर पाए। मैं आपसे पूछता हूं, जब मुगल चले गए तो मुगलों का मदरसा चलना चाहिए क्या? जोर से बताइए जरा। जब अंग्रेज चले गए फिर अंग्रेजों का कॉन्वेंट और अंग्रेजों का मॉन्टेसरी चलना चाहिए क्या? और अगर मुगलों के जाने के बाद भी मदरसा चलेगा, अंग्रेजों के जाने के बाद भी कॉन्वेंट और मॉन्टेसरी चलेगा, फिर हम किस बात के आजाद है? 5000 संसद विधायक में से किसी एक संसद विधायक ने संसद में खड़े होकर बोला ये मुगलों का मदरसा बंद करो, अंग्रेजों का कॉन्वेंट मॉन्टेसरी बंद करो और भारत में समान शिक्षा लागू करो, ऐसी शिक्षा लागू करो जहां कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़े, ऐसी शिक्षा लागू करो जहां मंत्री और संतरी के बच्चे की किताब एक हो। सामाजिक समरसता तब आएगी जब कलेक्टर और कप्तान के बच्चे की एक किताब होगी। सामाजिक समरसता तब आएगी जब मंत्री और संतरी के बच्चे की एक किताब होगी। सामाजिक समरसता तब आएगी जब क्लर्क और कमिश्नर के बच्चे की एक किताब होगी। सामाजिक समरसता तब आएगी जब मजदूर का बेटा और मालिक का बेटा एक साथ एक किताब पढ़ेगा। अदरवाइज जो कॉन्वेंट व्यवस्था चल रही है, जो मॉन्टेसरी व्यवस्था चल रही है, इससे केवल और केवल क्लास क्रिएट होती है और मदरसे से अलगाववाद, आतंकवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद फैलता है। और जिस तेजी के साथ मदरसे पढ़ रहे हैं, जिस तेजी के साथ कॉन्वेंट और मिशनरी स्कूल बढ़ रहे हैं, मॉन्टेसरी बढ़ रहे हैं, हमारे आने वाला भविष्य सुरक्षित नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं अब जागो हिंदू जागो नहीं, बल्कि जागो सांसद जागो, जागो विधायक जागो, जागो सरकार जागो कहने की जरूरत है। अब भारत की शिक्षा व्यवस्था लागू करने की जरूरत है। जब तक हमारी शिक्षा व्यवस्था थी बाजीराव पेशवा पैदा होते थे, हमारी शिक्षा व्यवस्था थी महाराणा प्रताप पैदा होते थे, हमारी शिक्षा व्यवस्था थी छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज पैदा होते थे। जब तक हमारी शिक्षा व्यवस्था थी आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत, आचार्य कणाद जैसे लोग विद्वान पैदा हो रहे थे। आज की डेट में ऐसा कोई पैदा हो रहा है क्या? जोर से बताइए जरा। हाँ, सिंपल 50,000 1 लाख रुपए की नौकरी करने वाले डॉक्टर इंजीनियर पैदा हो रहे हैं, इससे जरा कोई पैदा नहीं हो रहा है। जिन देशों ने भारत की शिक्षा व्यवस्था को अपनाया वहां शांति, समृद्धि, खुशहाली है। चीन ने भारत की शिक्षा व्यवस्था अपनाया, विश्व गुरु बन गया। जापान ने भारत की शिक्षा व्यवस्था अपनाया, विश्व गुरु बन गया। सिंगापुर ने भारत की शिक्षा व्यवस्था को अपनाया, विश्व गुरु बन गया। जिन देशों ने भारत की शिक्षा व्यवस्था को अपनाया, भारत की दंड व्यवस्था को अपनाया, जिन देशों ने भारत की शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ राम नीति लागू किया, भय बिन होय न प्रीत, सठे साठ्यम समाचरित, लोहा लोहे को काटता है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, जिन देशों ने सिद्धांत अपनाया वहां सतयुग चल रहा है और भारत में कलयुग चल रहा है। भारत में भी कलयुग खत्म हो सकता है, भारत में भी सिंगापुर, जापान की तरीके, चीन के तरीके सतयुग आ सकता है, यह मैं गारंटी ले सकता हूं। लेकिन उसके लिए भारत के और राज्यों के शिक्षा मंत्रालय और कानून मंत्रालय को ठीक से काम करना पड़ेगा। बाकी सारे मंत्रालय ठीक से काम कर रहे हैं, लेकिन वो केवल भौतिक विकास कर रहे हैं। भौतिक विकास कभी देश को सुरक्षित नहीं बनाता। याद रखिए, आपका घर बहुत मॉडर्न हो, बहुत आधुनिक हो, लेकिन सुरक्षित ना हो, आप उस घर में रहना पसंद करेंगे क्या? जोर से बताइए जरा। आपके बहुत मॉडर्निटी हो, लेकिन आपको पता है घर का पिलर गड़बड़ है, कभी भूकंप आएगा तो धड़ाम हो जाएगा, आप उस घर में रहना पसंद करेंगे क्या? आधुनिकता से ज्यादा जरूरी है सुरक्षा, विकास से ज्यादा जरूरी है सुरक्षा। इसलिए मैं सुरक्षित भारत बनाने के लिए ही संसद सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूं, प्रयास करता हूं। मंडे टू फ्राइडे उधर रहता हूं और सैटरडे संडे के छुट्टियों के दिन आप लोगों के बीच में आ जाता हूं, क्योंकि अकेले मैं नहीं लड़ पाऊंगा। मुझे आप लोगों का भी हर तरीके का सहयोग चाहिए, वही सहयोग मांगने आया हूं।